नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। M और M1 एक समतल दर्पण है। बिंदु O पर एक बिंदु वस्तु है। इस बिंदु वस्तु से एक प्रकाश किरण समतल दर्पण में पड़ रही है OA क्या हो गई? आपतित प्रकाश किरण हो गई। A हो गया आपतन बिंदु, इस पर एक अभिलंब खींचा AN आपके इस पर अभिलंब है। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो AC क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण I, यह आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण। बिंदु वस्तु O से एक प्रकाश किरण लंबवत नीचे की ओर पड़ती है, जो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने के पश्चात क्या होती है? परावर्तन के पश्चात वापस वो उसी पथ पर वापस लौट आती है। प्रतिबिंब कहां पे बनता है? जहां पर दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे कोई भी किरण एक दूसरे को काट नहीं रही है, यहाँ पे काटती हुई प्रतीत होती है। जब हम इस परावर्तित किरण AC को पीछे की ओर बढ़ाएं और किरण OF को हम पीछे की ओर बढ़ाएं, तो एक बिंदु I पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। यहीं पर बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बनता है I पर। तो एंगल OAN ये आपतन कोण हो गया। एंगल NAC ये आपका परावर्तन कोण हो गया। अब आपको मालूम है परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल OAN इज इक्वल टू एंगल NAC। एंगल OAN इज इक्वल टू एंगल NAC, I इज इक्वल टू R, ये परावर्तन के नियम से आता है। अब यहां पर ये दो किरणें OF और NA, ये दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं और इसको एक तिर्यक रेखा यहां पर एक काट रही है। तो एंगल OAN तथा एंगल FOA, यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? ये एकांतर कोण हो जाएंगे। एंगल AOF इज इक्वल टू एंगल OAN, ये क्या हो गया? एकांतर कोण। अब यहां पर ये एक रेखा है CI, एक सीधी रेखा है, और AN क्या है? यहाँ पे अभिलंब है। तो ये एक समांतर, ये OI तथा NA ये एक समांतर किरण है, जिसको एक समांतर लाइन है, जिसको एक प्रकाश किरण AC बिंदु I पर काट रही है। यानी तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या कौन से कोण है? संगत कोण, यानी एंगल NAC इज इक्वल टू एंगल AIF, ये क्या है? संगत कोण। संगत कोण होने की वजह से आपस में बराबर है। अब यहां पर हम समीकरण 1 व 3 से, तो OAN इज इक्वल टू एंगल NAC तथा NAC इज इक्वल टू AIF, तो क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल AOF इज इक्वल टू एंगल NAC के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे हमने दिखाया है ऊपर समीकरण नंबर 2 में AOF इज इक्वल टू एंगल OAN, तो एंगल AOF जो है, ठीक है, वो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? NAC एंगल जो है ये AIF के बराबर है, तो यहां पर हम NAC की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल AIF। अब हम ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज FOA तथा त्रिभुज AIF में एंगल AOF इज इक्वल टू एंगल AIF, यहां पर भी प्रूफ किया है AOF इज इक्वल टू एंगल AIF, तो ये बराबर हो गए। और ये रेखा AF यहां पे उभयनिष्ठ है तथा एंगल OFA इज इक्वल टू एंगल AFI, यानी ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? AOF और त्रिभुज AIF ये एक सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। तो बाई CPCD OF इज इक्वल टू FI, यानी OF इज इक्वल टू FI। OF क्या है? बिंदु वस्तु की दर्पण से दूरी, और FI क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। अतः क्या पता चल रहा है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। समतल दर्पण में जो भी हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो
उसकी दर्पण से दूरी उतनी होती है जितनी दर्पण से वस्तु की। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, समतल दर्पण का मुख्य अक्ष। M1 M2 एक समतल दर्पण है। अब यहां पर एक बिंदु वस्तु O है, यहां से एक प्रकाश किरण OA समतल दर्पण पड़ रही है, परावर्तन के पश्चात वो AC दिशा में मुड़ जा रही है। AN यहाँ पे अभिलंब है, तो यहाँ पे NAO ये आपतन कोण हो गया, और NAC ये R ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। अब यहां से एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है, लंबवत पड़ने के कारण क्या होगी, ये उसी पथ पर वापस लौट आएगी। अब इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये बिंदु I पर मिलती हैं। अब बिंदु I पर मिलती है, O और I को मिलाते हुए एक लाइन खींच दें, यही इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। और P क्या होगा, इसका दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। हम चिन्ह परिपाटी कैसे यूज करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक समतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गई, और ये दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव हो गया। यहां पर एक बिंदु वस्तु है O, जिससे एक प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ी, तो OA क्या हो गई, आपतित किरण हो गई। इस पर हमने एक अभिलंब खींच दिया N, और ये इस दिशा में परावर्तन के पश्चात इस दिशा में मुड़ गया, AC क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। एक प्रकाश किरण दर्पण के पर लंबवत पड़ी, जो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती है। इन दोनों प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब चिन्ह परिपाटी यानी जो भी प्रकाश किरणें जो है, जो प्रकाश की दिशा में अगर हम कोई किरण चल रही है, उस दिशा में अगर हम दूरी नापेंगे तो उसको हम धनात्मक ले लेते हैं। यहाँ पे प्रकाश किरण किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, तो जो भी हम चिन्ह परिपाटी लेंगे, इस दिशा में जो भी लेंगे वो धनात्मक हो जाएगी। दूरी हमेशा हम दर्पण के ध्रुव से निकालते हैं। अगर हम प्रकाश के चाल के विपरीत दिशा में दूरी लेंगे तो वो दूरी ऋणात्मक होती है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दर्पण के ध्रुव से हम बिंदु वस्तु की दूरी नापते हैं, तो क्या हुई, हम बिंदु वस्तु की दूरी इधर की ओर ले रहे हैं, तो प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी हम प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दूरी नाप रहे हैं, तो ये दूरी जो हो जाएगी, बिंदु वस्तु की जो दूरी हो जाएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। अब दर्पण के ध्रुव से हम बिंदु वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ले रहे हैं, तो ये क्या हो गई, प्रकाश के चाल की दिशा में ही दूरी ले रहे हैं, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब ये दर्पण के ध्रुव से हम अगर हम लंबवतता यानी ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर जो दूरी लेते हैं वो धनात्मक होती है। दर्पण के ध्रुव से ऊर्ध्वाधरता जो नीचे की ओर दूरी नापते हैं वो ऋणात्मक होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा हम यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल्स ही फॉलो करते हैं। ये क्या हो गया, इसका मूल बिंदु हो गया, इसके मूल बिंदु के दाईं तरफ जो दूरी लेते हैं वो धनात्मक, तो यहाँ पे दाईं तरफ जो दूरी ले रहे हैं यानी प्रकाश की चाल की दिशा में जो दूरी ले रहे हैं वो धनात्मक हो गई। अब जो हम इस तरफ दूरी ले रहे हैं क्या हो गई, प्रकाश के चाल की विपरीत दिशा में, जिस दिशा में प्रकाश किरणें चल रही हैं उसके हम विपरीत दिशा में दूरी ले रहे हैं, तो ये ऋणात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इसी चिन्ह परिपाटी का फॉलो करते हैं।